हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि पीछे के 4 लेक्चर्स में मैंने आपको है ना एसिड और बेसिस का पीएच निकालना सिखाया है। ठीक है, आप कैसे भी एसिड और बेसिस का कॉम्बिनेशन है आप उठा के देखिए, आप उसका पीएच निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया। अब यहां से आगे मैं सॉल्ट शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, सॉल्ट शुरू करना चाहता हूं, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर एसिड और बेस बराबर मात्रा में लेंगे, ठीक है, बराबर लेंगे तो दोनों खप जाएंगे और सॉल्ट बनेगा, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। लेकिन अगर आप एसिड और बेस अनइक्वल अमाउंट में लेंगे, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं लेंगे, तो दोनों में से कोई बच जाएगा। एसिड बच गया पता चला और कुछ सॉल्ट बन गया, तो बफर हो जाएगा। वो हमारा अगला टॉपिक है। या एसिड बेस में से बेस बच गया और सॉल्ट देखिए एसिड और बेस लेंगे तो दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाएंगे। अब अगर एसिड बच गया और सॉल्ट बच गया तो बफर हो गया, या बेस बच गया और सॉल्ट बच गया तो बफर हो गया। वो हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिए जाएं ताकि दोनों खप जाए और सिर्फ सॉल्ट बचे, तब पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो बात आपको बताई है ना, उस केस को हमें लिख लेने की भी जरूरत है। लेक्चर नंबर 5, ठीक है, लेक्चर नंबर 5, pH of a mixture of weak acid and weak base can result in two things. ठीक है ना, weak acid and weak base can result in two things. First, if weak acid and weak base are in stoichiometric amount, मतलब एक दूसरे को खपा दें ऐसे अमाउंट में हो, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, then salt is formed and pH is calculated by salt hydrolysis, by concept of salt hydrolysis. ये कॉन्सेप्ट की ही तो मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन है ना, जब आप वीक एसिड और वीक बेस को आप मिक्स करते हैं और दे आर नॉट इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, ठीक है, इफ वीक एसिड एंड वीक बेस are not in stoichiometric amount, then it is a case of buffer. ठीक है, तो बफर के बारे में बातचीत अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो है, हमारी जो बातचीत है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की होगी। तो पहली चीज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? अगर आप एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे ये HA प्लस BOH आप रिएक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनता है? H2O प्लस B प्लस A माइनस। तो इसको आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। K इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो हम न्यूट्रलाइजेशन होगा, K न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, यानी B प्लस A माइनस प्लस वाटर चेंजेस इनटू रेस्पेक्टिव एसिड एंड बेस। ठीक है, HA प्लस BOH में अगर आप चेंज कर देते हैं, है ना, रेस्पेक्टिव एसिड और बेसिस में चेंज कर जाते हैं। अब आप इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, KH कहेंगे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। क्यों हाइड्रोलिसिस कहते हैं? क्योंकि इफेक्टिवली यहां पे वाटर जो है ना, वो टूट गया है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मींस वाटर एंड लिसिस मींस है ना ब्रेक करना। तो वाटर यहां पे ब्रेक कर गया है, H
इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें है ना एसिड और बेस मिलेगा। तो यहां जो हाइड्रोलिसिस इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग KH कहते हैं, है ना, KH कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। और मैंने आज सीखा कि ये है ना न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट का है ना रेसिप्रोकल हो जाए। तो अभी अभी मैंने सीखा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के उल्टे को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने सीखा। अब अगली चीज क्या है? ठीक है, हमने ये जान लिया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस कितने तरह की होती है, ठीक है, और कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं ये भी जाना जाए। तो अगली चीज क्या, ठीक है, तो हम लोगों ने जाना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। अब ये जानते हैं कितने तरह के सॉल्ट्स हो जाएंगे और कितने तरह की उनकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कितने टाइप के हो जाएंगे? टाइप्स ऑफ, मैं इस लेक्चर 5 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, लेक्चर 5, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स कितने टाइप के हो जाएंगे? तो आप जानते हैं कि सॉल्ट में एक कैटायनिक पार्ट होता है, ये बेस से आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम अ बेस, और ये पार्ट जो है वो एसिड से आता है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ना एसिड और बेसिस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ये दो तरीके से आ सकता है और ये दो तरीके से आ सकता है, यानी एक सॉल्ट जो है 4 तरीके से बन सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड। 4 तरह के सॉल्ट बन सकते हैं। तो मैं यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बता रहा हूं आपको, और ये टोटल 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट होगा, पहला सॉल्ट होगा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। एक सॉल्ट होगा जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। एक होगा जो वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा। ठीक है, और एक सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। ठीक है, मैं इनके एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, या इसका एग्जांपल हो जाएगा एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब ये जो आया है ये एक वीक एसिड से आया है CH3COOH से, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है NaOH से। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, है ना, जहां एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, NH4Cl। ये एक वीक बेस से आया है NH4OH। ठीक है, ये एक वीक बेस से आया है NH4OH, और ये एक सॉल्ट से आया है ना HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है HCl से। तो NH4OH और HCl हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप लिख सकते हैं वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस है, इसका सॉल्ट ऐसा हो जाएगा CH3, है ना, फॉर एग्जांपल अमोनियम एसिटेट हो जाएगा NH4, है ना, लिख सकते हैं ये एक वीक एसिड है ना CH3COOH से आया है, और ये एक वीक बेस है ना NH4OH से आया है। और लास्टली एक ऐसा एग्जांपल जिसमें दोनों लोग स्ट्रॉन्ग से आए हों, ये एग्जांपल हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ये NaCl एग्जांपल हो जाएगा, इसमें दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आया है। तो मैं देख पा रहा हूं कि सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं, ये भी मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 2 बातें सीखी। एक चीज सीखी कि हाइड्रोलिसिस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स है, और कभी भी अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट चाहिए तो न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। और अगली चीज जो हम लोगों ने सीखी है वो सीखी है कि कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के सॉल्ट्स पॉसिबल है केमिस्ट्री में। तो मुझे लगता है सिंस सॉल्ट एक एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, यही 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास सॉल्ट के बनते हैं। अब बात आती है हाइड्रोलिसिस की, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज
टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक ना क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस मैं कह सकता हूं कि कितने तरह की क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो एक है ना क्लासिफिकेशन आप दे सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयंस, बेस्ड ऑन आयंस आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, या फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के आधार पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो पहला टॉपिक उठाइए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयंस। आयंस के ऊपर बेस्ड है ना कितनी तरह की हाइड्रोलिसिस होती है। तो मैं पहले लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस बेस्ड ऑन आयंस, आयंस के ऊपर बेस्ड करके कितनी तरह की हाइड्रोलिसिस हो सकती है जाना जाए। तो ये दो की हो सकती है। पहला ए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि कैटायन हाइड्रोलिसिस करे, ठीक है। आपने देखा कि अगर सॉल्ट हमारा B प्लस A माइनस है तो B प्लस सिर्फ हाइड्रोलिसिस अगर करता है तो उसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। वाटर में से B जो है OH ले लेगा और बेस बन जाएगा और साथ में एक H प्लस बनेगा। तो जहां भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है ना, द मीडियम बिकम्स एसिडिक, ठीक है। देखा आपने कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से H प्लस आयन बन जाएगा और H प्लस आयन जब भी बनेगा है ना मीडियम जो है एसिडिक होने लगेगा, ठीक है। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस लीड्स टू एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम बनने लगता है ना, सॉल्यूशन एसिडिक होने लगता है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है इसका, है ना, दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस कैसे हो जाएगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में मैं A माइनस की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा A माइनस प्लस H2O चेंजेस इनटू HA प्लस OH माइनस, ठीक है ना, HA प्लस OH माइनस ऐसे बन जाएगा। अब यहां पे आप एनायनिक हाइड्रोलिसिस के केस में देख रहे हैं कि जैसे ही एनायन हाइड्रोलिसिस करेगा ये H ही लेगा, इसके साथ OH बनेगा और सॉल्यूशन बेसिक होने जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूं एनायनिक हाइड्रोलिसिस लीड्स टू एल्कलाइन मीडियम, लीड्स टू एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, या एल्कलाइन मीडियम कह लीजिए या बेसिक मीडियम कह लीजिए, कि जब भी इनकी हाइड्रोलिसिस होगी सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता चला जाएगा। तो एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, बेस्ड ऑन आयंस। अब अगला क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा कि व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एग्जिस्ट इफ वी डू क्लासिफाई हाइड्रोलिसिस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस के क्लासिफिकेशन अगर मैं करने जा रहा हूं, की क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस बेस्ड ऑन सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स के आधार पे कितने तरह की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ये देखा जाए। तो सॉल्ट्स के आधार पे हाइड्रोलिसिस मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूं, ठीक है, रूल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, रूल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, है ना, ठीक है। ये रूल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, काफी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, पर चीजों को यहां पर सिंपल रखते हैं। और सिंपल कैसे रखे जा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस हमेशा उस पार्ट की होगी जो वीक एसिड या वीक बेस से आएगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि यहां पे ये सॉल्ट है CH3COONA है, तो आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्ग से आया है तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, सिर्फ इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। या अगर मैं कहूं क्या NH4Cl की मैं हाइड्रोलिसिस करना है तो ये HCl से आया है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यहां इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो पहले केस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, दूसरे केस में क्या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अगर ये सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है तो मैं आपको बताऊं कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होगी। और अगर ये सॉल्ट होगा NaCl तो मैं बताऊं आपको कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरह की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो रूल क्या है, रूल क्या कहता है हाइड्रोलिसिस का, रूल कहता है कि
only that part of salt will undergo hydrolysis. ठीक है, will undergo hydrolysis which is derived from, weak acid or weak base. ठीक है, वीक एसिड या वीक बेस से जो लोग आते हैं, है ना, जो लोग आते हैं जिनका ओरिजिन वीक एसिड और वीक बेस होता है, सिर्फ उन्हीं की ही हाइड्रोलिसिस होगी. ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया. अब आइए, है ना, हम एक एक करके इनके केसेस देखते हैं कि कितने तरह की हाइड्रोलिसिस होती है अगर हम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं. तो मैं कह सकता हूं यहां पे सबसे पहले उठाइए केस फर्स्ट. जो हमारा केस फर्स्ट है वो वही केस है जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था, है ना. हम यहां पे लेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, यानी ऐसे CH3COONA ये ले लिया हम लोगों ने. अब आप जानते हैं कि जैसे ही सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो अगर आप किसी भी, है ना, सोडियम एसिटेट को पानी में लेंगे COONA प्लस एक्वस, तो ये टूट जाएगा. कैसे? CH3COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस. लेकिन ये पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, लेकिन ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस में, है ना, पार्टिसिपेट करेगा. तो पहला स्टेप क्या हुआ? जो भी सॉल्ट लिया वो पूरा टूट जाएगा. सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि ये जो है सॉल्ट वो हाइड्रोलिसिस करने लगेगा, यानी CH3COO माइनस प्लस H2O will start changing into CH3COOH प्लस OH माइनस. ठीक है, OH माइनस में चेंज करना शुरू कर देगा. अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मैंने देखा कि ये हाइड्रोलिसिस में ये इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में सिर्फ एनायनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, यानी ये सॉल्ट जब भी हाइड्रोलिसिस करेगा द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक. ठीक है, सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक. मैं इनकी मैथमेटिक्स में भी आऊंगा एक एक करके. पहले हम क्लासिफिकेशन देख लें कि कितने तरह से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है. अगला हाइड्रोलिसिस क्या होगा? केस सेकंड हो जाएगा कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें. केस सेकंड हो गया. ठीक है, इसी तर्ज पर मैं केस सेकंड ले रहा हूं. केस सेकंड salt of weak base and strong acid like NH4Cl. अब ये क्या होगा? जब आप इसको पानी में डालेंगे तो NH4Cl जो है वो NH4 प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा. ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमेशा टूटेगा ही टूटेगा. इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड Cl से आया हुआ है. ठीक है, लेकिन इस पार्ट की हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि ये वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस शुरू कर देगा और यहां पर आपको NH4OH प्लस H प्लस मिलना शुरू हो जाएगा. तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन विल ग्रेजुअली बिकम बेसिक. ठीक है, सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक. तो जैसे ही आप बिकम एसिडिक हो जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ही आप सोडियम एसिटेट पानी में घोलेंगे सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, जबकि जब भी आप, है ना, अमोनियम क्लोराइड घोलेंगे सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होने लगेगा. अगला केस क्या? केस थर्ड क्या हो जाएगा? व्हेन, है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अगर मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल, है ना, अमोनियम एसिटेट ही ले लेता हूं. अब जब मैं अमोनियम एसिटेट लूंगा CH3COONH4 प्लस, ये पानी में जाने के बाद एसिटेट में टूटेगा और अमोनियम आयन में टूट जाएगा. ठीक है, अमोनियम आयन में टूट जाएगा. दोनों कंपोनेंट्स यहां पर, है ना, वीकर एसिड और वीक बेस से आए हुए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों इंडिविजुअली हाइड्रोलिसिस करेंगे. ठीक है, तो यहां पर एसिटेट आयन जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा और मिलेगा आपको एसिटिक एसिड और साथ में मिलेगा OH माइनस. सॉल्यूशन को ये पार्ट एल्कलाइन करने की कोशिश करेगा. अब इस पार्ट को उठाइए. ये जो अमोनियम आयन है
ये भी है ना वाटर से रिएक्ट करके है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में H+ आ जाएगा, और ये जो अमोनियम आयन है ये सॉल्यूशन को एसिडिक करने की टेंडेंसी रखेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा सॉल्ट घुलने पर सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? वो डिपेंड करेगा कि किसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH1 है, मान लीजिए इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH1 है और इसका KH2 है, तो कई बातें हो सकती है, मैं आगे इस केस को डील करूंगा। अगर है ना पहले के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन जो है बेसिक होने लगेगा। ठीक है, बेसिक होना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर होंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना H+ ये बनाएगा उतना ही OH ये बनाएगा, और दोनों एक दूसरे से है ना रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। और है ना अगर उल्टा हो गया, ऐसे KH2 हो गया, तो इसकी हाइड्रोलिसिस अगर ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन जो है एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने तीसरा क्लासिफिकेशन बताया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कितने तरह की होती है सॉल्ट्स के आधार पर। सॉल्ट के आधार पर पहली हाइड्रोलिसिस जिसमें सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, दूसरी हाइड्रोलिसिस जिसमें सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, तीसरी हाइड्रोलिसिस जिसमें है ना मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोलिसिस किसी भी करवट बैठ सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है, और लास्ट केस यानी केस नंबर 4 में यहां डील करने जा रहा हूं, वो है ना दोनों चीजें जब स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के कंपोनेंट्स अगर हो, जैसे केस नंबर 4 हो जाएगा जब सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, NaCl लिया, तो आप कभी भी NaCl को जब पानी में घोलेंगे तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे टूट जाएगा। अब चूंकि दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग से आया, ये NaOH से आया है जो कि स्ट्रांग बेस है, और ये HCl से आया है जो कि स्ट्रांग एसिड है, और दोनों कंपोनेंट्स जो है हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। और अगर दोनों कंपोनेंट्स हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां कोई हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं, तो सॉल्यूशन अगेन न्यूट्रल ही बना रहेगा। यानी यहां पे आप कह सकते हैं यहां पे नो रिएक्शन, Cl- प्लस वाटर विल रिजल्ट इन नो रिएक्शन। सो मैं कह सकता हूं कि ऐसा सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहेगा। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? मैंने बताया आपको कि सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन के ऑपोजिट होती है, कितने तरह के सॉल्ट, और ये बताया कि कितने तरह की है ना क्लासिफिकेशन आप हो सकता है हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस का कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है, ये 4 क्लासिफिकेशन तो मैंने सॉल्ट्स के आधार में बताया, और एक क्लासिफिकेशन और बताया जिसको मैंने कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहा। तो ठीक है, हाइड्रोलिसिस का एक ओवरव्यू हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, कि हम ये समझने लगे हैं कि हाइड्रोलिसिस कब होगा, कहां होगा, कौन कौन करेगा। अब आइए इसके मैथमेटिक्स में जाते हैं। हमें अपना मेन मकसद नहीं भूलना चाहिए कि हम इस चैप्टर में सिर्फ पीएच निकालने के लिए आए हैं, हमें हर तरह का पीएच निकालना आना चाहिए। अब यहां पर सॉल्ट्स के बनने पर पीएच कैसे निकलता है, आइए सीखते हैं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच करते हैं अब, जो कि हमारा मेन मकसद है सॉल्ट्स का। तो वही 4 सॉल्ट्स होते हैं, तो चारों सॉल्ट्स का हम लोग पीएच कैलकुलेशन सीख लेते हैं, लास्ट में उसको समराइज कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, उतना कठिन नहीं है ना, आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं। आइए है ना मैं हेडिंग डालता हूं और समझाता हूं आपको। पीएच कैलकुलेशंस इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पीएच कैलकुलेशन इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वैसे ही उठाते हैं। केस नंबर 1, पहला केस जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, यानी है ना CH3COO Na हो। अब क्वेश्चन में इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। ठीक है, तो ना सिर्फ मैं आपको इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना सिखाऊंगा, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि इसका पीएच कैसे निकाला जाता है। तो आइए, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो जैसे ये पानी में जाएगा क्या होगा, जो जो चीजें होंगी वो सब चीज आपको लिखनी है। ठीक है, पहला केस होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जैसे ही पानी में जाएगा, यानी CH3COO Na जैसे ही पानी में जाएगा ये आयंस में टूट जाएगा। ठीक है ना, आयंस में टूट जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, है ना, ऐसे C000CC। ये शुरुआत में हालात होंगे, ये बहुत समय बाद ऐसा हो जाएगा।
अब अगला केस क्या होगा, अगला स्टेप भी आप जानते हैं, जैसे ही ये डिसोसिएट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ कंपोनेंट है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस, तो ये कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, अगला स्टेप CH3COO माइनस प्लस H2O विल चेंज इनटू CH3COOH प्लस OH माइनस, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहां पे, अगर ये 1 है, मान लीजिए 1 0 0, वाटर को इसलिए तवज्जो नहीं देते क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है इन आयंस के रेस्पेक्ट में, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर थोड़ी बहुत हाइड्रोलिसिस हो भी जाती है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, अब 1 में से जितना चला जाता है उसको आम रिएक्शंस में अल्फा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन हाइड्रोलिसिस के केस में हम उसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो है वही अल्फा, पर अल्फा को हम लोग अब H कहा करेंगे और इसको कहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 माइनस H, और अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऐसा है तो C के लिए कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब आइए इसको एनालाइज करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग। पहली चीज, इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको KH कहते हैं, और KH को कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो पहला काम करेंगे, KH की वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना, और उसके बाद फिर H निकालेंगे और फिर pH निकालेंगे। ये 3 काम हमें, है ना, करना है हर सॉल्ट्स के केस में। तो KH को मैं क्या लिख सकता हूं, KH का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बाय है ना एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा मुझे लिखना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, 55.55 होता है, और इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन का पे अगर कोई चीज रिएक्ट करती है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत, मैं कह सकता हूं कि ये कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को उधर ही मल्टीप्लाई करके फिर से कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अक्सर इसको ना नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब अगली चीज क्या, इसको आइए इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं ऊपर नीचे H प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, H प्लस और H प्लस मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे लिखा, तो मैं लिख सकता हूं KH इज इक्वल्स टू, है ना, H प्लस इंटू OH माइनस आयन बाय, इस चीज को मैं नीचे लिख रहा हूं, यानी CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाय CH3COOH, ये लिखा मैंने। ठीक है, ऐसे लिखा, क्यों लिखा बताता हूं मैं आपको। अब अगर मान लीजिए यहां पे एसिटिक एसिड कहीं पे डिसोसिएट हो रहा होता तो आप क्या लिखते, CH3COH चेंजेस इंटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसका Ka क्या लिखते आप, Ka लिखते, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, है ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे लिखा जाता है, CH3COOH लिखते। ठीक है, इसको Ka कह सकते। तो मैं यहाँ पे बहुत ही, है ना, आराम से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि ये Kw है और ये पूरी चीज जो नीचे लिखी है वो यही तो है, यानी उसको मैं Ka कह सकता हूं। ठीक है, उस चीज को मैं Ka कह सकता हूं। तो यहां पर मैं इस चीज को, ठीक है, मैंने यूज कर लिया, इसको मिटा दे रहा हूं, ये हमको पहले से भी पता था हम लोगों को। तो आज मैंने जाना कि एक चीज मैं निकाल पाया, KH की वैल्यू, KH इज इक्वल्स टू KW बाय KA, KH आ गया। अगली चीज है H निकालना। ठीक है, H कैसे निकले, तो एक बार फिर से KH का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सिंस हम जानते हैं कि KH इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एसिटिक एसिड यानी CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको KH को क्या लिख सकते हैं, CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H, C कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, ऐसे लिख सकते हैं।
1 माइनस एच। मैं आपको बता दूं हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट फेनोमेना है ना। हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट फेनोमेना है, और न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही ऐसा रिएक्शन होता है जो लगभग इरिवर्सिबल होता है। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन लगभग 99% कंप्लीट हो जा रहा है, तो यानी कि उसका रिवर्स रिएक्शन सिर्फ 1% ही होता होगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट होता है हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही ऐसे रिएक्शन होते हैं जो लगभग इरिवर्सिबल होते हैं, यानी से अबाउट अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि 1% बचा रह गया, इसलिए वो बचा रह कि 1% बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो 1% रिएक्शन बैकवर्ड होता है, यानी हाइड्रोलिसिस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए है ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगा। तो मैं इसको 1 माइनस एच को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखता हूं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू के एच बाई सी, और के एच को हम क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू बाई के ए, यानी इसको मैं लिख सकता हूं के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, के एच की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट जो हमारा कंसर्न है वो है पीएच। पीएच कैसे निकलेगा? ठीक है, पीएच का कैलकुलेशन। तो आप देख रहे हैं यहां पे मुझे OH का वैल्यू पता है, CH के बराबर है। अगर मुझे OH निकल जाएगा तो H प्लस आ जाएगा, H आ जाएगा तो मैं पीएच निकाल लूंगा। तो मैं कह सकता हूं सिंस वी नो दैट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हियर इज CH। ठीक है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज CH। नाउ देयरफॉर आई कैन से कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा KW बाई OH, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, KW बाई OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यानी H प्लस इज इक्वल्स टू KW बाई OH माइनस। OH माइनस कितना है? C इंटू H। H को क्या लिख सकते हैं आप? H को लिख सकते हैं KW बाई KA इंटू C। ठीक है ना, है ना। एक सेकंड, यहां पे H की वैल्यू ये आ जाएगी अंडर रूट KH इंटू C, ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो H को आप लिख सकते हैं अंडर रूट KW बाई KA इंटू C। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा KW बाई C इंटू 1 बाई H। 1 बाई H कैन बी रिटन एज, इसको पलट देंगे, क्या लिखेंगे? KA इंटू C बाय KW अंडर रूट। ठीक है, H की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट KW बचेगा, और ये C और C कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट C बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट KA इंटू KW बाई C। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब अगर आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा है तो pH आ जाएगा। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग अंडर रूट KA इंटू KW बाई C लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। ये पूरी चीज अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ हो जाना। ठीक है, हाफ हो जाना, ये हाफ बाहर आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं pH इज इक्वल्स टू हाफ माइनस लॉग KA माइनस लॉग KA माइनस लॉग KW, और इसको लिख सकता हूं माइनस लॉग 1 बाई सी, माइनस लॉग 1 बाई सी, ऐसे लिखा मैंने। यानी मैं pH को लिख सकता हूं हाफ इंटू माइनस लॉग KA इज कॉल्ड pKa माइनस लॉग KW इज कॉल्ड pKW, और ये C का पावर -1 हो जाएगा, वो -1 बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी मैं इसको प्लस लॉग C कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को लास्ट में समराइज करूंगा। फिर भी मैं व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूं कि है ना, जो वैल्यूज मैंने इस रेड बॉक्स में रखी हैं, चाहे KH इज इक्वल टू KW बाई KA हो, चाहे है ना H इज इक्वल टू KH बाई C हो, चाहे है ना pH इज इक्वल टू हाफ pKa प्लस pKw प्लस log C हो, ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए ही हैं आयनिक चैप्टर में pH निकालना सीखने के लिए। तो आज मैंने सीखा कि अगर एक ऐसा सॉल्ट है जिसका एसिडिक पार्ट वीक हो और बेसिक पार्ट स्ट्रांग हो, तो उसका pH जो है हाफ pKa प्लस pKw प्लस log C, या इसको और ऐसे लिख दीजिए pKw प्लस pKa प्लस log C आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस log C करके आ जाता है। अब सेकंड केस की बात करिए, यहां पे मैं अब केस सेकंड उठा रहा हूं।
केस सेकंड में मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूंगा और वीक बेस ले लूंगा, ठीक है ना, वीक बेस ले लूंगा, यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ NH4Cl जैसा हो जाएगा, ठीक है। NH4Cl है जिसका बेसिक पार्ट वीक है और एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस अगर होगी तो पीएच का कैलकुलेशन कैसे होगा, सेम यही चीज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले सॉल्ट जैसे ही पानी में आएगा वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया है कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, NH4Cl चेंजेस इनटू NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख सकता हूं C000C ऐसे लिखा। अब ये वाला कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस करना शुरू करेगा, यानी मैं कह सकता हूं NH4 प्लस वाटर विल चेंज इनटू NH4OH प्लस H, ठीक है, H प्लस ऐसे लिखा मैंने, NH4OH प्लस H प्लस। अब NH4 प्लस जो है अब इसको क्या लिखते हैं, 1-0-0-1 माइनस H-H और बिल्कुल जो लास्ट टर्न पे किया है ना, लास्ट केस में क्या, C से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब मैं वही करूंगा क्या जो मैंने पिछले केस में किया। मैंने पिछले केस में क्या किया था वो यहां अभी लिखा भी हुआ है। मैंने पिछले केस में KH निकाला था और उससे KH का एक्सप्रेशन निकाला था। यहां भी मैं KH निकालता हूं, इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मैं KH कहूंगा, ठीक है, इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मैं KH कहूंगा। तो मैं KH को लिख सकता हूं क्या, KH इज इक्वल्स टू NH4OH, ठीक है, NH4OH इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय, ठीक है, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। यही चीज मैंने यहां भी लिखी थी। फिर मैंने यहां पे ऊपर नीचे H प्लस मल्टीप्लाई किया था, यहां पे मैं ऊपर नीचे OH माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैं ऊपर नीचे OH माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब इस चीज को इस कंपोनेंट को और OH को मैं KW लिख सकता हूं, यानी यहां पे लिख सकता हूं K इक्वल्स, जैसे आऊंगा KB कह सकते हैं, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, आप KB कह सकते हैं, यानी को मैं KB कह रहा हूं। तो अभी मैंने ये भी निकाल लिया, इसका भी KH की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। पिछले केस में ये KW बाई KA आया था। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपोनेंट वीक है, पिछली बार एसिडिक कंपोनेंट वीक था तो KW बाई एसिड का Ka आ गया था, यहां इस बार बेसिक कंपोनेंट वीक है तो हम उस बेस का KB ले लेंगे यहां पे, ठीक है। एक बात, अब जैसे पिछली बार मैंने KH से H निकाला था, है ना, वही चीज यहां पे करेंगे। मैं KH का एक्सप्रेशन एक बार और लिख रहा हूं, पर इस बार CH के टर्म्स में। KH इज इक्वल टू CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H, यानी CH इंटू CH बाय C इंटू, है ना, 1 माइनस H लिख रहा हूं। C कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H लिखा मैंने, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। अब जैसे पिछली बार किया था मैंने 1 माइनस H को 1 ले लिया था, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक दिया कि, है ना, हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही, है ना, रैपिड रिएक्शन है और ये लगभग कंप्लीशन की ओर चला जाता है, यानी रिवर्स रिएक्शन उसका बहुत कम होगा, ठीक है ना, बहुत कम होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि सिंस, है ना, हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती है तो 1 माइनस H इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, 1। सो मैं लिख सकता हूं KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर, यानी H इज इक्वल्स टू अंडर रूट KH बाई C, KH बाई C। तो कुछ यहां भी ऐसा ही आया था, H इज इक्वल्स टू, पिछले केस में भी KH बाई C आया था, पर अंतर क्या है ना, KH बाई C आया था, ये KH बाई C आया था, पर अंतर ये है कि पिछली बार KH को मैंने KW बाई KA लिखा था, जबकि यहां पर मैं KH को इस बार क्या लिखूंगा, KW बाई KB लिखूंगा। तो ये चीज आ जाएगी अंडर रूट, है ना, KW बाई KB इंटू C, ठीक है, ये हमारा H आ जाएगा, दिस इज H, ये H आ गया, ठीक। अच्छा, अब H आ गया, H भी निकाल लिया। अब हमारा मेन मकसद होना चाहिए pH निकालना। तो pH निकालना इस केस में पिछले केस के रिलेटिवली हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली H प्लस दिया था। पिछले केस में हमें OH पता था, फिर OH से मुझे H निकालना था और तब
मुझे पीएच का कैलकुलेशन करना था। यहां ऐसा नहीं है, मैं H प्लस डायरेक्ट निकाल सकता हूं। यहां पे H प्लस आ जाएगा C इंटू एच, ठीक है, आप देख सकते हैं C इंटू एच इज पीएच, H प्लस आयन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू एच, C इंटू एच। H कितना है आप देख सकते हैं यहां पे KW बाई KB इंटू सी, यहां पर देख सकते हैं आप KW बाई KB इंटू सी। C और C कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट C लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल्स टू अंडर रूट C इंटू KW बाई KB। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। और अगर ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, अगर ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है तो हमें पीएच निकालने में दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि हम इसका माइनस लॉग ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस लॉग ले लेते हैं। तो कितना निकल के आएगा देखा जाए, है ना, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन आ जाएगा। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C इंटू KW बाय KB, ठीक है, KB आ जाएगा। ये जो अंडर रूट है ये पावर हाफ है, तो ये हाफ पावर बाहर आ जाएगा। माइनस लॉग C कैन बी रिटन एज हियर माइनस लॉग C, माइनस लॉग KW माइनस लॉग KW, और माइनस लॉग, ये तो अंडर रूट जा चुका है, 1 बाई KB, माइनस लॉग 1 बाई KB ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। pH इज इक्वल्स टू हाफ माइनस लॉग KW कैन बी रिटन एज PKW, ये माइनस तो है ही, और लॉग 1 बाई KB को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग KB लिख सकते हैं, माइनस लॉग C, ठीक है। माइनस लॉग KB को मैं क्या लिख सकता हूं, PKB, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं pH इज इक्वल्स टू हाफ PKW माइनस PKB लिख सकता हूं, PKB माइनस लॉग C, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से काफी मैच करते हैं। पिछले केस में क्या था, हाफ, यहां भी हाफ है, PKW यहां भी PKW है, वहां एसिड वीक था तो PK है, यहां बेस वीक है तो PKB, वहां log C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन विच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे भी log C है। बस अंतर यह है कि पिछले केस में ये दोनों प्लस था और इस केस में ये दोनों क्या है ना, माइनस है, ठीक है। तो ये एक हम लोगों ने pH निकाल लिया सेकेंड केस का, जहां पे एक एसिडिक नहीं बेसिक कंपोनेंट वीक है। बात को कंटिन्यूड रखते हैं। तीसरा केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा जब वीक बेस भी हो और एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। ये सबसे कॉम्प्लेक्स केस आ सकता है, हो सकता है हाइड्रोलिसिस का, यानी ऐसा केस जिसमें ऐसा सॉल्ट हो जिसके दोनों कंपोनेंट्स वीक हो, CH3COO NH4। अब क्या होगा, है ना, आइए देखते हैं। तो यहां पे भी वही होगा, जैसे ही आप इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, आपको मालूम है कि सॉल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएट करेगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, CH3COO NH4 प्लस एक्वस चेंजेस इनटू, है ना, ये तो पूरा ये एरो बता रहे हैं पूरा टूटेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, है ना, माइनस प्लस NH4 प्लस ऐसे आ जाएगा। अब ये दोनों, है ना, टूट तो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये C0 ऐसे टूट गया, ठीक है। अच्छा, अब आइए इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3COO माइनस प्लस NH4, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों की बराबर हाइड्रोलिसिस है, और दोनों के हाइड्रोलिसिस बराबर को मानकर, एक स्पेशल केस को मान के जो फॉर्मूला निकालूंगा, आप पाएंगे कि वो जनरलाइज्ड केस के लिए भी उतना ही ट्रू है। तो मन में एक बात उठ सकती है कि क्या इन दोनों की हाइड्रोलिसिस इक्वल होगी, नहीं भी हो सकती है। पर एक काम करते हैं, जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो फिक्स ही रहेगा pH निकालने का, तो एक काम करते हैं, मान के चलते हैं कि दोनों के हाइड्रोलिसिस इक्वल है, और अगर दोनों के हाइड्रोलिसिस इक्वल मानते हुए जो pH का फॉर्मूला आएगा, वही फॉर्मूला हम लोग पाएंगे कि वो अगर अनइक्वल हाइड्रोलिसिस होगी तब भी वो उतना ही ट्रू होगा, उतना ही सही होगा, ठीक है। तो अभी इनके हाइड्रोलिसिस इक्वल मान लीजिए, तो इसमें से जो H कंपोनेंट है वो इसके पास आ जाएगा और OH कंपोनेंट इसके पास चला जाएगा। ये चीज ऐसे हो जाएगी, CH3COOH प्लस
NH4OH, ठीक है, ऐसे टूटा। मैं लिख सकता हूं 1 1 0 0 1 माइनस H 1 माइनस H H H, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब चूंकि C कॉन्सेंट्रेशन, तो C मल्टीप्लाई कर दीजिए, C C C C CH CH। फिर वही काम करेंगे जो हम लोग अब तक करते रहे हैं, क्या, KH की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि H को की भी वैल्यू हम लोग फिगर आउट कर सकें, और फिर लास्टली हम लोग, है ना, पीएच कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि इस तरह के सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है, ये हम निकाल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, KH इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH इंटू NH4OH, ठीक है, NH4OH बाय CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि यहां H प्लस अगर हो जाए और ये नीचे आ जाए तो Ka हो जाएगा, तो यहां पे आप H प्लस लिख रहे हैं तो यहां पे भी H प्लस लिखे, ताकि ना इफेक्टिवली आपने कोई चीज ऑपरेशन किया नहीं, क्योंकि H प्लस कट के 1 हो जाएगा। ऐसे मैं देख रहा हूं ये और यहां अगर OH हो जाए और ये चीज अगर नीचे आ जाए तो उसे Kb कहेंगे, तो यहां OH लिखा तो आप ऊपर भी OH लिख दीजिए। अब आप लिख सकते हैं KH को, क्या लिख सकते हैं, KH इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को आप, है ना, KW लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक KW बाय इसको नीचे ले आइए, आप क्या लिख सकते हैं इसे, KA, ठीक है, दिस इज लाइक KA इंटू, और इसको अगर नीचे लाएंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, KB, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर KH की वैल्यू KW बाय KA इंटू KB हो जाएगी, ठीक है। KH की वैल्यू तो हम लोगों ने डिराइव कर ली, KH की वैल्यू हम लोग, अब H कैसे निकाला जाए, H भी हम डिराइव कर सकते हैं। आप KH को H के टर्म्स में लिख दीजिए, मैं लिख सकता हूं KH इज इक्वल्स टू, है ना, CH इंटू CH, तो CH इंटू CH बाय, है ना, C इंटू 1 माइनस H, C इंटू 1 माइनस H, C कट जाएगा, यानी KH इज इक्वल्स टू H बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर, है ना, यानी आप लिख सकते हैं H बाय 1 माइनस H इज इक्वल्स टू अंडर रूट KH, ठीक है, ठीक है। यहां 1 माइनस H को आप H लेके H को अंडर रूट KH भी मान सकते हैं, उसमें कोई, है ना, अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं इस भविष्य में मुझे पूरे इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़नी है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूं, H बाय 1 माइनस H इज अंडर रूट KH, ठीक है। अब अगली चीज क्या, अब हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए पीएच निकालने का, ठीक है, पीएच निकालने का कंसर्न होना चाहिए कि पीएच निकलेगा कैसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पीएच कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे कई घटना है, पहले ये सॉल्ट पानी में घुलेगा, फिर कैटायन एनायन में टूटेगा, फिर कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर जो ये वीक एसिड और वीक बेस बनेंगे ये भी डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये जो वीक एसिड है CH3COH ये डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस प्लस में, ठीक है ना, इसमें टूटना शुरू हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड है कितना, तो इनिशियली है कितना, CH है, ठीक है, ये हमारा CH हो जाएगा, और है ना, एसिटेट आयन कितना है, तो आप देख सकते हैं एसिटेट आयन कितना है हमारे पास, एसिटेट आयन इक्विलिब्रियम में C इंटू क्या है, 1 माइनस H है, ठीक, C इंटू 1 माइनस H है। तो एक तो वीक एसिड है, ऐसे ही डिसोसिएशन कम होना चाहिए, फिर है ना प्रोडक्ट साइड एक कॉमन आयन है जो इस इक्विलिब्रियम और, है ना, यहाँ वाले इक्विलिब्रियम दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें से लिख सकता हूं कि CH में से X टूटा, ऐसा शुरू में था, ऐसा बहुत समय बाद है, X C इंटू 1 माइनस H प्लस X, और ये X बना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि हम क्या NH4OH से भी कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल कर सकते थे। NH4OH को अगर तोड़ते तो आपको OH मिलता, OH से फिर जो H प्लस निकालते वो वही आता जो यहां आया है, क्यों, क्योंकि एक और इक्विलिब्रियम है यहां वाटर में, जब भी चीजें होती हैं तो
H मिलकर KW के बराबर होते हैं। तो आप यहां से H प्लस निकालकर pH निकालिए, या NH4OH को डिसोसिएट कर उसके OH से POH निकालकर फिर pH निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इसका OH और इसका H प्लस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर होता है। तो क्यों हम लंबा करें कि इसको तोड़ें, पहले फिर OH निकालें, फिर POH निकालें, फिर pH निकालें। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसको लें और डायरेक्ट जो है हम H प्लस निकालें और pH निकाल लें। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, ये वीक एसिड है, बहुत कम टूटना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पहले से एक आयन मौजूद है जो कि कॉमन है, जिसके वजह से कॉमन आयन के वजह से इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो गया, तो इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली CH कहने में भलाई समझता हूं। ठीक है, ऐसे यहां पे भी है, ये X बहुत छोटा होगा तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली C इंटू 1 - H समझता हूं। लेकिन कोई भी चीज अगर अकेले है तो आप उसको किसी के रेस्पेक्ट में, किसी भी चीज को किसी के रेस्पेक्ट में ही नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज अकेली मौजूद है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए अब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? C इंटू 1 - H इंटू X बाय CH। ठीक है, C कैंसिल हो गया, Ka इज इक्वल्स टू आप X की वैल्यू निकाल लीजिए, X की वैल्यू यहां आ जाएगी Ka इंटू H बाई 1 - H। ठीक है, और H बाई 1 - H की वैल्यू है √KH, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो X की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Ka इंटू √KH आ गई। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि X क्या है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी मैं कह सकता हूं कि H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो Ka इंटू KH। KH कितना है? KH की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, KH इज इक्वल टू KW बाई KA इंटू KB है। ठीक है, KW बाई KA इंटू KB है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं KA इंटू √KH है ना, तो अंडर रूट है, और ये KW बाई KA इंटू KB हो जाएगा, KA कैंसिल हो जाएगा, √KA आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √KW इंटू KA बाई KB। अब आप इसका माइनस लॉग लीजिए। ठीक है, आप माइनस लॉग लीजिए, हम pH निकालते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग √KW इंटू KA बाई KB। ठीक है, pH इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट को हाफ कहेंगे, माइनस लॉग KW PKW माइनस लॉग KA PKA और माइनस लॉग 1 बाई KB, माइनस लॉग 1 बाई KB। अब ध्यान दीजिएगा, 1 बाई KB नहीं, माइनस लॉग 1 बाई KB। 1 बाई KB मतलब क्या हो जाएगा? अगर KB को आप ऊपर कर देंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, और इसको PKB लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस PKB लिख रहा हूं, PKB लिख रहा हूं, ये आपका pH आ जाएगा। अब इस pH को एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है ना, हम लोगों ने pH निकाल लिया। अब इस pH को कैसे एनालाइज किया जाए, तो डिपेंड करेगा क्या कि कौन कौन से लोग हैं एसिडिक और बेसिक में। मैं इसका एनालाइजेशन यहां कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस कंपोनेंट यहां पे इस नंबर 3 को यहां पे मिटा भी सकता हूं, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने समझ ली है। अब मान लीजिए कि इस तरह के सॉल्ट जिसमें दोनों कंपोनेंट वीक है, उसका pH अभी अभी मैंने निकाला, ये pH इतना निकल के आया, pH इज इक्वल्स टू हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB है। ठीक है, अच्छा, ये pH निकल के आया। माना कि एसिड का Ka बेस के KB से ज्यादा है, यानी जो आपने सॉल्ट लिया था यहां पे, उसका एसिडिक कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट था, एसिडिक कंपोनेंट का Ka और जो है वो बेसिक कंपोनेंट के KB से ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप देखिए, ऐसा अगर होगा तो एक काम करिए, लॉग ले लीजिए, लॉग Ka विल बी ग्रेटर देन लॉग KB। अगर आप ऐसा है तो लॉग ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और माइनस लॉग लेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, और माइनस लॉग Ka क्या हो जाएगा, PKA, यानी PKA विल बी लेस देन PKB। अब अगर PKA लेस देन PKB हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये छोटा है वो बड़ा है, ये चीज नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू 14 होती है, 14 में से कुछ नेगेटिव चला जाए और डिवाइड बाई 2, यानी है ना 7 से कम pH आएगा। तो यहां पर जो ऐसे केस में pH जो है वो 7 से कम होगा, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीखा
कि अगर दोनों कंपोनेंट वीक होते हैं किसी सॉल्ट के, अगर किसी सॉल्ट के दोनों कंपोनेंट्स वीक होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जिसका ऐसे अगर उन दोनों वीक कंपोनेंट्स में से एसिडिक कंपोनेंट जिस एसिड से आया है उसका के अगर ज्यादा है बेसिक कंपोनेंट जिस बेस से आया उससे, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर यहां पर मैं लिखूं कि के ए लेस देन के बी हो गया, यानी पीके ए विल बी ग्रेटर देन पीके बी, ठीक है। तो अगर पीके ए की वैल्यू पीके बी से ज्यादा आती है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 14 है, 14 प्लस समथिंग डिवाइड बाई 2 विल बी, है ना, ग्रेटर देन 7। यानी मैं कह सकता हूं ऐसा सॉल्ट जिसके बेसिक पार्ट का बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिक पार्ट के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से अगर बड़ी वैल्यू रखता है तो वो उसमें वो जो है सॉल्ट डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों बराबर आ जाते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिराइव किया था यही केस लेके, तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो पीके ए और पीके बी दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये 14 डिवाइड बाई 2 पीएच कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक पीएच कैलकुलेशन ऑफ इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 केसेस देखे। पहला केस था जिसमें एसिडिक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, दूसरा केस जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट था, और तीसरा केस जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या थे, है ना, वीक थे, ये हम लोगों ने देख लिया। चौथा केस इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि चौथा केस में अभी मैंने पहले ही बताया है, चौथा केस होगा जब दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे। जब दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रांग एसिड और बेस से आए हुए होंगे तो उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और नहीं होगी तो ऐसे सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इस बात को भी मैं खैर लिख दे रहा हूं, और फिर हम लोग सारे जो अब तक थ्योरी पढ़ी है उसको समराइज करेंगे और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट केस क्या हो जाएगा, केस फोर्थ जब, है ना, जब व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट, व्हेन, है ना, strong acid, then a salt comprises of strong acid and strong base like NaOH, NaCl। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो क्या होगा, NaCl will dissociate into Na plus Cl minus, Na plus water कुछ नहीं होगा, है ना, Cl minus plus water कुछ नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्ट्स का पीएच हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा, 7 हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने जितनी बातें सीखी है ना, आइए उसको समराइज कर लेते हैं, है ना, समरी बना लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। समरी क्या हो जाएगा, अगर हमें 3 ही केस की समरी बनानी है क्योंकि चौथा केस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चौथा केस में पीएच जो है वो 7 हमेशा आएगा, यानी अगर पहला केस जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी सोडियम एसिटेट वाला केस, तो उस केस में KH जो होगा वो KW बाई KA होगा। ऐसे ही सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जब लोगे तो KH की वैल्यू आएगी KW बाई KB आ जाएगी। और अगर आप लास्ट केस लेंगे जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अगर लेंगे, है ना, तो KH की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी KW बाई KA इंटू KB आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही H आप निकाल सकते हैं, इनका H इसका आ जाएगा KH बाई C का अंडर रूट, इसका H आ जाएगा, है ना, अंडर रूट KH बाई C का अंडर रूट, और इसका H बाई 1 माइनस H की वैल्यू अंडर रूट KH आ जाएगी, ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो हम लोगों ने ये 3 चीजें निकाली थी, और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीएच, ठीक है ना, पीएच निकालना था हमें। पीएच कितना आ जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू हाफ, इस केस में आता है PKW प्लस PKA प्लस log C, ठीक है। इस केस में आ जाता है हाफ इंटू PKW माइनस PKB माइनस log C, ठीक है। और इस केस में आ जाता है हाफ PKW, है ना, माइनस प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो ये आपको एक समराइजेशन कर दिया मैंने, है ना, पूरे पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स का, ठीक है ना, पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स का मैंने समराइजेशन कर दिया है यहाँ पे,
ये समरी आ जाएगी। ठीक है ना, ये समरी आ जाएगी। अब इस समरी को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो हम लोग है ना सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो अगला अगला अब सेक्शन क्या हो सकता है, आइए क्वेश्चंस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और है ना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।